अध्याय 39 रहस्यमयी महिला पुलिस अधिकारी। एक दूसरी जगह जहां आर्यन की लड़ाई हुई थी अब पुलिस से भरी हुई थी, जिसने उस स्थान को सुरक्षित कर लिया था। शुरुआत में एक ड्राइवर ने सूचना दी थी कि शहर की सीमा के पास वाली सड़क पर एक दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत उस स्थान की ओर चल दी जहां दुर्घटना हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो पुलिस दंग रह गई, क्योंकि घटनास्थल पर जमीन में एक काफी बड़ी दरार थी और उस दरार के चारों ओर बंदूक की बहुत सारी गोलियां बिखरी हुई थीं। वे गोलियां साबुत नहीं थीं, गोलियों का आकार चपटा और मुड़ा हुआ था, जैसे वे किसी बहुत बड़ी और कठोर चीज से टकराई हों। पुलिस को तुरंत घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया। पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ शुरू की जिसने पहली बार इस घटना की सूचना दी थी, लेकिन पूछने पर सूचना देने वाले व्यक्ति ने कहा कि जब वो इस सड़क से गुजर रहा था तो उसने सड़क के बीच में एक काली कार रुकी हुई देखी और कार के सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक दरार थी। इसलिए उसने अपनी कार सड़क के किनारे रोकी और नीचे देखने गया। जब उसने सड़क पर मौजूद दरार को करीब से देखा तो वहां गोलियों जैसी कोई चीज बिखरी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे गोलियां थीं, क्योंकि वे चपटी होने के कारण लगभग सिक्कों जैसी दिख रही थीं। वह व्यक्ति ये देखना चाहता था कि सड़क के बीच में खड़ी कार के अंदर कोई है या नहीं। करीब से देखने पर पता चला कि कार में कोई नहीं था। इससे वो व्यक्ति भ्रमित हो गया कि इतनी अच्छी कार ऐसी जगह पर क्यों छोड़ी गई है। इसके अलावा कार की चाबी अभी भी लगी हुई थी। फिर जब उसने आसपास देखा तो उसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। जिज्ञासावश वो उसके करीब गया। कुछ दर्जन मीटर चलने के बाद उसने देखा कि जो जल रहा था वो एक काफी अच्छी कार थी। उस व्यक्ति की और करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और जो कुछ देखा उसकी रिपोर्ट दी। सूचना देने वाले की सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के बाद पता चला कि वहां कुल 8 पीड़ित थे। पुलिस इस बात को लेकर काफी उलझन में थी कि क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले इस स्थान पर कोई लड़ाई हुई थी। कार के टायरों के निशान दिखाते हैं कि कार उस दरार की ओर बढ़ने वाली थी, लेकिन दरार के पास पहुंचते ही टायरों के निशान गायब हो जाते हैं और कार अचानक अपने पिछले निशानों से कुछ 100 मीटर दूर पाई जाती है। इसके अलावा इस सड़क पर पड़ी दरारें विस्फोटकों का परिणाम नहीं थी, इसीलिए पुलिस को इस बड़ी दरार के स्रोत का पता नहीं चल पा रहा था। चूंकि पुलिस को इस मामले में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय को फोन किया और स्थान की सभी विसंगतियों के बारे में बताया और विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मदद मांगी। उसके बाद वहां मौजूद पुलिस जांच दल के आने का इंतजार करने लगी। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद अंत में 2 कारें उनकी ओर आती दिखीं। एक काली जीप थी और दूसरी एक नई लैम्बोर्गिनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। जब दोनों कारें सड़क के किनारे खड़ी हो गईं तो अंदर बैठे लोग एक-एक करके बाहर आए। काली जीप से 4 लोग काले सूट पहने हुए बाहर निकले और लैम्बोर्गिनी कार से एक सुंदर महिला पुलिस अधिकारी बाहर निकली, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी और उसका शरीर काफी आकर्षक था। अपनी कार से बाहर निकलने के बाद वो महिला पुलिसकर्मी सीधे सबूतों की ओर गई। उसने उन पुलिसकर्मियों को नजरअंदाज कर दिया जो उसका इंतजार कर रहे थे। तभी सूट वाले 4 आदमियों में से एक पुलिस के पास पहुंचा और अपना बैज दिखाया। फिर पुलिस द्वारा प्राप्त सभी जांच परिणामों के बारे में पूछा। सूट वाले आदमी ने सारी बातें सुनने के बाद स्थानीय पुलिस से कहा, ठीक है, यहां से हम इसे संभाल लेंगे। आपका काम यहां से 1 मील तक का क्षेत्र सुरक्षित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या रिपोर्टर यहां ना आ सके। आदेश मिलने के बाद पुलिस ने सलाम किया और तुरंत घटनास्थल से 1 मील की दूरी सुरक्षित करने के लिए निकल गई। जांच दल ने तुरंत सबूत जुटाने और इस त्रासदी के पीड़ितों को देखने का कदम बढ़ाया। काफी समय तक सबूत इकट्ठा करने के बाद अंत में 4 आदमियों ने उन्हें उस सुंदर महिला पुलिस अधिकारी को सौंप दिया। मिस पूजा, ये वो परिणाम है जिसे हम इस समय निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं। काले सूट वाले आदमी ने पाए गए जांच परिणामों का विवरण सौंपा। जब महिला पुलिसकर्मी ने परिणामों को पढ़ा तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। रिपोर्ट में कार में जलकर मरे पीड़ितों की संख्या, जलती हुई कार में पाए गए मुक्के के निशान का जिक्र था। ये अनुमान लगाया गया था कि कार को तब तक मारा गया जब तक कि वो उड़कर कई 100 मीटर दूर नहीं गिर पड़ी। साथ ही कई पिस्तौलें जिनका इस्तेमाल अभी-अभी फायरिंग के लिए किया गया था और 3 अन्य पीड़ित जिनकी छाती की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थीं, जैसे उन्हें किसी भारी वस्तु से मारा गया हो। सूट वाले आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि ये सब वास्तव में बहुत अजीब है और सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसा करना असंभव है।
क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये संख्या सही है? पूजा पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हमें घटनास्थल से केवल 8 ही लोग मिल सके हैं, सूट वाले आदमी ने पूजा को समझाया। तुम कार के सामने वाली राख को देखो। पूजा ने सड़क के बीच में खड़ी काली कार के सामने पड़ी राख की ओर इशारा किया। वह नवे पीड़ित की राख है। मैं उस राख से खून की गंध सूंघ सकती हूं, पूजा ने इस तरह से कहा। ये सुनकर कोट वाला आदमी हैरान रह गया कि सड़क पर पड़ी राख वास्तव में किसी इंसान के जलने की राख थी। लेकिन राख के आसपास कोई हड्डी टुकड़ा नहीं बचा है, काले सूट वाले आदमी ने कहा। मुझे पता है, अपराधी निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति एक साधक है और उसका स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। शायद आकाश मंडल का स्तर, जो लोगों को आसानी से जलाकर राख बना सकता है। पूजा ने उसे इस तरह से समझाया। जब काले कोट वाले आदमी को पता चला कि ये सब एक साधक ने किया है, तो वो समझ गया कि ये घटना इतनी अजीब क्यों थी। भले ही वो आदमी साधक नहीं था, लेकिन जांच अधिकारी होने के नाते उसे साधकों के बारे में थोड़ी जानकारी थी कि वो कितने शक्तिशाली होते हैं। साधकों को राक्षस कहा जा सकता था, क्योंकि वो प्रशिक्षित सैनिकों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। महिला पुलिस अधिकारी पूजा, अभी के लिए इस मामले को बंद करते हैं। शवों को ले जाओ और उनकी पहचान करो कि वो बुरे लोग थे या नहीं। मैं पहले संगठन को इसकी रिपोर्ट करूंगी। इस मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला संगठन करेगा। पूजा ने खुद कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि संबंधित व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति थी, इसीलिए केवल संगठन ही निर्णय ले सकता था। ये कहने के बाद पूजा अपनी कार की ओर बढ़ी। अंदर बैठने के बाद उसने तुरंत इंजन चालू किया और उस जगह से चली गई। अध्याय 40 गलतफहमी। आर्यन यानी ये चेन न जाने कितनी देर तक सोया रहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और छत की ओर देखा, वहां की सजावट बहुत ही शानदार थी। ये आर्यन के होटल का कमरा नहीं था। आर्यन ने चारों ओर देखा और एक विशाल आकार का गद्दा देखा। उसे याद आया कि ये दोहरी साधना करने का कमरा था, लेकिन वो किसी तरह परियों के द्वार के अंदर प्रवेश कर गया था। उसके बगल में प्रिया यानी जाओ जानियान अभी भी बहुत शांति से सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी बहुत थकी हुई थी। तुम्हारे स्वामी जाग गए हैं, दरवाजे के पास अवनी की आवाज सुनाई दी। आर्यन घबरा गया और उसने तुरंत अपने शरीर के नग्न हिस्सों को ढकने के लिए बगल से एक कंबल उठा लिया। अवनी, तुम इस कमरे में क्यों आई? आर्यन ने पूछा। अवनी खिलखिलाते हुए बोली, स्वामी, अब आपको खुद को ढकने की जरूरत नहीं है। पिछली रात मैंने आपके शरीर के सभी अंग देख लिए थे, तो अब आप मुझसे और क्या छिपाना चाहते हैं? अवनी की बातें आर्यन के लिए बिजली के झटके जैसी थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जब वे दोनों दोहरी साधना कर रहे थे, तब अवनी उन्हें देख रही थी। बुरी लड़की, तुम किसी को इस तरह निजी पलों में कैसे ताक सकती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आर्यन ने अवनी को डांटा। इसमें मेरी गलती नहीं है आर्यन, किसने कहा था कि मुझे ऐसा तमाशा दिखाओ? अवनी ने बहुत लाल चेहरे के साथ कहा। अवनी ऐसे कह रही थी जैसे शुरू में उसकी कोई गलती ही ना हो। आर्यन इस लड़की से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश की। आर्यन, अवनी, तुमने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? ये रहे। अवनी ने अपने स्टोरेज रूम से एक कमीज निकाली और आर्यन को थमा दी। आर्यन ने अवनी द्वारा दिए गए कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। ये कपड़े प्राचीन चीनी परिधानों की तरह थे, जो अक्सर ऐतिहासिक टीवी सीरियलों में दिखाई देते हैं। अब आर्यन, तुम अभी अभी नए स्तर पर पहुंचे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शक्ति अभी स्थिर नहीं हुई है। तुम्हें पहले इसे स्थिर करना चाहिए, अवनी ने सुझाव दिया। आर्यन ने मन ही मन खुद को कोसा। वो वास्तव में अपनी शक्ति को पहले स्थिर करना चाहता था। ये देखकर कि प्रिया अभी भी बहुत शांति से सो रही है, आर्यन अपनी शक्ति को स्थिर करने के लिए एक शांत जगह पर चला गया। अवनी उसके पीछे नहीं गई, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, और कहीं और चली गई। आर्यन एक शांत स्थान पर ध्यान लगाने लगा और अपनी शक्ति को स्थिर करने लगा। लगभग 5 घंटे के बाद वो अपनी शक्ति को स्थिर करने में सफल रहा। अब आर्यन वास्तव में प्राचीन योद्धा मंडल के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। आर्यन उस स्थान से उठा और तुरंत उस कमरे में वापस गया जहां प्रिया सो रही थी। जब वो दोहरी साधना वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने प्रिया की आवाज सुनी, जो रोते हुए उसका नाम पुकार रही थी। आर्यन ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि उस कमरे में क्या हो रहा है। प्रिया वास्तव में सपना देख रही थी कि उसकी और आर्यन की शादी हो गई है और वे एक निजी द्वीप पर हनीमून मना रहे हैं, जहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। उसने सपना देखा कि आर्यन उसे एक बड़े बिस्तर पर ले गया और उसे एक बहुत ही आरामदायक गद्दे पर लिटाया और उसे तब तक गले लगाकर रखा जब तक कि वे दोनों साथ नहीं सो गए। लेकिन जब प्रिया की आंख खुली तो उसे अपने आसपास आर्यन नहीं दिखा। वो चिल्लाकर आर्यन को पुकारने लगी।
उसे डर था कि उसने अभी जो अनुभव किया वो केवल एक सपना था। प्रिया बेबस महसूस करते हुए दुबक गई और लगातार आर्यन का नाम पुकारती रही। अंततः दरवाजा खुला और आर्यन उस दरवाजे के पीछे से बाहर आया। आर्यन ने प्रिया को बिस्तर पर सिमटा हुआ देखा। प्यारी पत्नी, क्या हो रहा है? आर्यन ने चिंता से पूछा। आर्यन प्रिया के पास आया और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। पति, तुम अभी कहाँ थे? मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। प्रिया ने आर्यन को बहुत कसकर पकड़ते हुए कहा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस जन्म में और अगले जन्म में भी कभी नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने कहा। उसके बाद आर्यन ने प्रिया को चूमा और प्रिया ने भी उसे चूमना शुरू कर दिया। अहम। वे दोनों काफी देर तक चूमते रहे, जब तक कि एक खांसने की आवाज ने उन दोनों को चौंका नहीं दिया। इस पल में खलल डालने वाली अवनी थी। अवनी वास्तव में आर्यन की स्थिति देखने आई थी, लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि आर्यन और प्रिया चूम रहे हैं। चूंकि उनका चुंबन बहुत लंबा खिंच रहा था, इसलिए वो चिढ़ गई और उन दोनों की दुनिया में खलल डालने के लिए खांसा। आर्यन ने बाधा डालने के लिए अवनी को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा, जबकि प्रिया ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा जो किसी परलोक की परी की तरह बहुत सुंदर थी। प्रिया काफी उत्सुक थी कि ये सुंदर महिला कौन है, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं अवनी, आर्यन की सेविका हूं, है ना मेरे प्यारे स्वामी? अवनी ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन जानता था कि अवनी का स्वभाव कैसा है। उसे चिढ़ाना पसंद था, लेकिन इस बार उसने प्रिया के सामने उसे चिढ़ाया था। इससे निश्चित रूप से उनके बीच में गलतफहमी पैदा होने वाली थी। ये सुनकर प्रिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं और वो संतुष्ट नहीं दिखीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन की कमर में चुटकी मारी। पति, कृपया इसे क्या कहा, समझाओ। आह, प्रिया, दर्द हो रहा है, मैं समझाता हूं, पहले छोड़ो तो सही। वास्तव में आर्यन को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अगर वो नाटक नहीं करता तो प्रिया और भी नाराज हो सकती थी। प्रिया, मैं तुम्हारा रिश्ता केवल स्वामी और सेविका तक सीमित है और कोई अन्य विशेष संबंध नहीं है, उसने उसे समझाने की कोशिश की। स्वामी, तुम वास्तव में बहुत बुरे हो। मेरे साथ वो सब करने के बाद अब तुम मुझे धुतकार रहे हो, अवनी ने थोड़ा लोते हुए कहा। ये औरत, आर्यन को अंदाजा नहीं था कि अवनी अभिनय में इतनी माहिर है। अगर ये चलता रहा तो वास्तव में गलतफहमी हो सकती थी। प्रिया बहन, तुम्हें मुझे आर्यन को सुधारने में मेरी मदद करनी होगी, अवनी प्रिया की ओर दौड़ते हुए उससे शिकायत करने लगी। प्रिया ने तुरंत आर्यन की ओर गुस्से से देखा और आर्यन को कमरे से बाहर निकाल दिया। प्रिया, क्या मैं तुम्हें यह समझा सकता हूं? आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की। समझाने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी यहां से बाहर निकलो, प्रिया ने कहा। आर्यन इस सबके आगे लाचार था और केवल कमरे से बाहर ही जा सका। लेकिन अपने दिल में उसने कसम खाई कि अगर वो अवनी को पकड़ पाया तो उसे सजा जरूर देगा। अब कमरे में केवल प्रिया और अवनी थी। अचानक अवनी खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रिया काफी भ्रमित थी कि वो अचानक क्यों हंस रही है। प्रिया, छोटी बहन, बताओ मेरा अभिनय कैसा था, अवनी ने कहा। क्या? अब प्रिया चकित थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अवनी उसके सामने नाटक कर रही थी, जिसकी वजह से उसने आर्यन को डांट दिया। प्रिया डर गई कि कहीं आर्यन नाराज न हो जाए। उसने अवनी को धक्का दिया और तुरंत आर्यन के पीछे भागी। लेकिन जैसे ही प्रिया के पैर फर्श पर पड़े, उसे अपने निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द और बढ़ गया। ये देखकर अवनी को प्रिया पर दया आई। उसने उसे फर्श से उठने में मदद की। मुझे छोड़ो, मुझे आर्यन के पीछे जाना है, उसने खुद को अवनी से छुड़ाने की कोशिश की। छोटी बहन, शांत हो जाओ, आर्यन इस बात पर नाराज नहीं होगा। चलो पहले कुछ और जरूरी बात करते हैं। क्या ये सच है? प्रिया ने पूछा, जिसे अभी भी अवनी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। प्रिया बहन, इस बार मैं तुमसे फिर से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वादा करती हूं, अवनी ने प्रिया के सामने शपथ ली। प्रिया ने अवनी की मदद ली। अवनी ने उसे फर्श से उठने और बिस्तर पर बैठने में मदद की। प्रिया को अभी भी पिछली रात आर्यन के साथ बनाए गए संबंधों के कारण दर्द महसूस हो रहा था। वो केवल आर्यन को दोष दे सकती थी, जो बहुत उत्साहित हो गया था। लेकिन फिर भी प्रिया ने पिछली रात उन निजी पलों का काफी आनंद लिया था और वो अभी भी उस संतुष्टि को महसूस कर सकती थी जो आर्यन ने उसे दी थी। अध्याय 40। प्रिया का फैसला। बहन अवनी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? प्रिया ने पूछा कि अवनी ने उन दोनों को क्यों चढ़ाया, जिससे उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी। दरअसल मैं बस ये देखना चाहती थी कि जब आर्यन की कोई और महिला होगी तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी। दरअसल मैं बस ये देखना चाहती थी कि जब आर्यन की कोई और महिला होगी तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी। अवनी वास्तव में प्रिया की परीक्षा लेना चाहती थी, क्योंकि भविष्य में आर्यन के जीवन में और भी महिलाएं आने वाली थीं। अवनी देखना चाहती थी कि क्या प्रिया अन्य महिलाओं को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। दूसरी महिला?
क्या आर्यन की बाहर कोई और महिला है? अभी के लिए आर्यन के पास केवल तुम हो, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से आर्यन के पास कई महिलाएं होंगी, शायद दर्जनों, सैकड़ों या हजारों भी। परंतु क्यों? क्या मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं हूं? आर्यन को दूसरी महिला की आवश्यकता क्यों होगी? प्रिया को यह थोड़ा अजीब लगा कि एक पुरुष की दर्जनों या सैकड़ों पत्नियां हो सकती हैं। हर आधुनिक महिला अपने साथी को किसी दूसरी महिला के साथ साझा करना पसंद नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी पर यह एक आधुनिक युग है जो लैंगिक समानता का पक्षधर है। इसलिए इस दुनिया में बहुत कम महिलाएं दूसरों की सौतन या उपपत्नी बनना चाहती हैं। अवनी को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि अवनी एक ऐसे युग में रही थी जहां एक पुरुष की दर्जनों उपपत्नियां हो सकती थीं, यहां तक कि सितारों के अधिपति के पास हजारों, यहां तक कि दसियों हजार पत्नियां थीं। इसलिए एक पुरुष की कई महिलाएं होना अवनी के लिए चिंता का विषय नहीं था। इसलिए अवनी ने साधना की दुनिया के बारे में समझाया और बताया कि भविष्य में आर्यन को कई महिलाओं की आवश्यकता क्यों होगी। चूंकि प्रिया इस मामले में अभी भी अनजान थी, इसलिए अवनी को उसे समझाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी ताकि प्रिया समझ सके। शुरुआत में प्रिया अवनी की बातों से काफ़ी भ्रमित थी, लेकिन अंत में वो समझने लगी। तो क्या अवनी दीदी, मेरी ओर से मिलने वाली यिन ऊर्जा आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है? देखो, वो पर्याप्त नहीं होगी। यदि आर्यन तुम में से बहुत अधिक यिन ऊर्जा सोखता है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मुझे यकीन है कि यदि तुम आर्यन को मजबूर भी करोगी तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहेगा। शायद आप सही कह रही हैं अवनी दीदी। प्रिया ने ठंगी आह भरी। वो अभी भी दुविधा में थी कि वो इसे स्वीकार कर पाएगी या नहीं। अवनी ने प्रिया की आंखों में संदेह की झलक देखी। तब अवनी ने कहा, प्रिया बहन, क्या तुम आर्यन से प्यार करती हो? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या? यदि तुम वास्तव में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें आर्यन द्वारा किए गए कई बलिदानों के बाद उसका समर्थन करना चाहिए। एक अच्छी महिला वही है जो अपने पुरुष का समर्थन कर सके और उसकी सभी कमियों को स्वीकार कर सके। अवनी की बातें सुनने के बाद प्रिया सोच में पड़ गई। जब भी प्रिया मुसीबत में थी, आर्यन ने हमेशा उसकी मदद की थी, और अब प्रिया की बारी थी कि वो आर्यन को यिन ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करे ताकि आर्यन आगे बढ़ सके। छोटी बहन, अब जब तुमने एक साधक के पथ पर प्रवेश कर लिया है तो एक नश्वर प्राणी की तरह मत सोचो जो केवल कुछ दशकों तक जीवित रह सकता है। अवनी ने समझाया कि आर्यन के साथ दोहरी साधना करने के बाद प्रिया ने तुरंत स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया था। ये एक बहुत ही असाधारण प्रगति थी, क्योंकि केवल एक रात में वो मार्शल रेल्म और कंडेंसेशन रेल्म को पार कर गई थी। इससे देखा जा सकता है कि केवल आर्यन के साथ दोहरी साधना करने से कितने लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छी तरह से विचार करने के बाद प्रिया ने आखिरकार फैसला कर लिया, अवनी दीदी, मैं अब से हमेशा आर्यन के साथ रहकर उसका समर्थन करूंगी, क्योंकि मैं उसकी पहली पत्नी हूं। ये सुनकर अवनी की मुस्कान फूल की तरह खिल गई। आखिरकार वो प्रिया को समझाने में सफल हो गई थी। जब प्रिया का पवित्र स्त्री शरीर पूरी तरह से जाग जाएगा तो उसकी सोच भी और विकसित हो जाएगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपना निर्णय ले लिया है, तो क्यों ना हम चलकर स्नान करें और कपड़े बदलें? यहाँ का पानी तुम्हें अधिक आराम और ताजगी दे सकता है। इधर आर्यन अभी भी वफादारी से कमरे के बाहर प्रिया के बाहर आने और उसे स्पष्टीकरण देने का इंतजार कर रहा था। वो बोरियत में इंतजार कर रहा था, क्योंकि कमरे की बाधा बाहर वालों को अंदर की जानकारी नहीं होने देती थी। अवनी प्रिया को एक दूसरे कमरे में ले गई, जहां 70-80 मीटर व्यास का एक बड़ा कुंड था। प्रिया ने महसूस किया कि साधना और आर्यन के प्रभाव से वो और भी सुंदर होती जा रही है। उसकी त्वचा कोमल और लचीली हो गई है। अवनी दीदी, मुझे लग रहा है कि मैं और सुंदर हो गई हूँ। आपको क्या लगता है? ये आर्यन के साथ दोहरी साधना करने का प्रभाव है। शक्ति बढ़ाने के अलावा ये एक महिला को बूढ़ा होने से भी रोकता है। शायद प्रिया बहन भी मेरी तरह सुंदर हो सकती हैं यदि वो नियमित रूप से ये साधना करें। प्रिया हैरान थी। उसने सोचा कि यदि अन्य महिलाओं को इस सुंदरता के रहस्य का पता चला तो वे आर्यन के साथ संबंध बनाने के लिए कतार लगा देंगी। स्नान के बाद अवनी ने प्रिया को जटिल पुराने कपड़े पहनने में मदद की। जब प्रिया तैयार हुई तो वो स्वर्ग से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। अंततः दरवाज़ा खुला और आर्यन ने देखा कि अवनी और प्रिया बाहर आ रही थीं। प्रिया ने लगभग वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे अवनी के थे। प्रिया आर्यन के करीब आई। प्रिया, मैं... इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, प्रिया की उंगलियों ने उसका मुंह बंद कर दिया। आर्यन, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अवनी दीदी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आर्यन ने अवनी की ओर देखा और अवनी ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। ठीक है। आर्यन, तुम्हें मेरा ये रूप कैसा लगा? तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो पत्नी। आर्यन द्वारा प्रशंसा किए जाने पर प्रिया बहुत खुश हुई और उसका दिल बाग बाग हो गया। अध्याय 42। परियों के द्वार का स्तर बढ़ना। प्रिया, हाँ पति, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अवनी, आर्यन, क्यों ना हम प्रिया बहन के लिए कुछ तकनीकें चुनें?
चूंकि वो साधना की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है और उसके पास अभी तक कोई तकनीक नहीं है, अवनी ने आर्यन को तुरंत तकनीक भंडारण पगोड़ा जाने के लिए कहा। आर्यन को भी एहसास हुआ कि प्रिया ने साधना की दुनिया में कदम रख दिया है और वो स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के शुरुआती स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रिया की प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक थी, जो केवल आर्यन के साथ दोहरी साधना से हुई थी। विशेष रूप से तब जब वो शुरुआत में एक सामान्य इंसान थी जिसने मार्शल रेल्म में भी प्रवेश नहीं किया था, लेकिन केवल एक रात में वो 2 श्रेणियों को पार कर स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई थी। यदि पृथ्वी के उन साधकों को ये पता चलता जिन्होंने कई दशकों तक अभ्यास किया है और फिर भी इसी स्तर पर अटके हैं, तो वे निश्चित रूप से खून की उल्टियां करने लगते। अंततः आर्यन प्रिया और अवनी के साथ उस पगोड़ा टावर की ओर गया जहां साधना की तकनीकें रखी हुई थीं। रास्ते में आर्यन प्रिया को साधना के आधार के बारे में समझाना नहीं भूला। वे पगोड़ा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और अंदर चले गए। आर्यन, मेरी पत्नी, हम तकनीकों के स्थान पर पहुंच गए हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई तकनीक पसंद आए तो उसे ले लो। इसके बाद प्रिया अलमारियों के पास गई और अपनी पसंद की तकनीक खोजने लगी। आर्यन, सुनो अवनी, तुम्हें क्या लगता है कि प्रिया के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? आर्यन ने अवनी से पूछा, क्योंकि उसका अनुभव आर्यन से कहीं अधिक समृद्ध था। अवनी, चूंकि प्रिया के पास पवित्र शरीर है, इसलिए प्रकाश गुण वाली तकनीक उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। लेकिन प्रिया को वो चुनने दो जो उसे पसंद है। भाग्य को अपना रास्ता खुद खोजने दो। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ये कहकर अवनी उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां आर्यन पहली बार आने पर बैठा था। आर्यन ने देखा कि प्रिया एक-एक करके किताबों को छांट रही थी। उसकी गति बहुत धीमी थी। प्रिया द्वारा अपनी पसंद की तकनीक ढूंढने का इंतजार करने के लिए आर्यन भी अवनी के बगल में बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 4 घंटों के बाद प्रिया को अंततः अपनी मनपसंद तकनीकें मिल गई। उसने 2 तकनीकें चुनी। पहली आकाश को दंड प्रकाश तकनीक और दूसरी देवी राग तकनीक। आर्यन ने उन तकनीकों का विवरण देखा। आकाश का दंड प्रकाश तकनीक। जो कोई भी इस तकनीक का अभ्यास करता है वो प्रकाश गुण का उपयोग कर सकता है। इसमें कुछ विशेष आक्रमण भी हैं। इसमें 3 मुख्य कौशल हैं। प्रकाश की चेन, ये दुश्मन की सभी गतिविधियों को कुछ समय के लिए सील कर सकती है। प्रकाश की ढाल, ये उपयोगकर्ता के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है और दुश्मन के हमलों को रोकती है। प्रकाश की तलवार, प्रकाश से उड़ने वाली तलवार बनाना जिसे हमले या बचाव के लिए नियंत्रित किया जा सके। देवी राग तकनीक, एक ऐसी तकनीक जिसमें संगीत के माध्यम से युद्ध के मैदान में सहयोगियों को आशीर्वाद और दुश्मनों को श्राप दिया जाता है। ये दोस्तों की शक्ति बढ़ा सकती है और रागों के माध्यम से दुश्मनों को भ्रमित कर सकती है। हालांकि ये तकनीक आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन आर्यन को लगा कि यदि इन दोनों तकनीकों को मिला दिया जाए तो ये एक दूसरे की पूरक बन जाएंगी। दुर्भाग्य से ये दोनों केवल पहले स्तर के मैनुअल थे और अभी अधूरे थे। आर्यन, अवनी, क्या तुम्हें पता है कि इस तकनीक का अगला भाग कहाँ है? अवनी, इस पगोड़ा में 5 मंजिलें हैं। हम अभी पहली मंजिल पर हैं। यहाँ की अधिकांश तकनीकें निम्न श्रेणी की देवीय तकनीकें या अधूरी तकनीकें हैं। पूर्ण वर्जन के लिए तुम्हें ऊपर की मंजिलों की तलाश करनी होगी। आर्यन, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अगली मंजिल पर चलते हैं। अवनी, दूसरी मंजिल अभी सुलभ नहीं है, वो अभी खुली नहीं है। आर्यन, तो वो कैसे खुलेगी? अवनी, समस्या ये है कि तुम अभी स्तर 2 पर हो। दूसरी मंजिल खोलने के लिए तुम्हें स्तर 20 पर पहुंचने की आवश्यकता है। आर्यन अभी भी परियों के द्वार के रहस्यों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। अवनी, ओह, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें शुरुआत में समझाना भूल गई थी। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम अभ्यास में बहुत खोए हुए थे। फिर अवनी ने विस्तार से समझाया। इस द्वार के कई स्थान अभी बंद हैं। उन्हें खोलने के लिए तुम्हें परियों के द्वार के अधिकार का स्तर बढ़ाना होगा। तुम अपनी स्थिति के बारे में सोचकर अपना वर्तमान स्तर जान सकते हो। आर्यन ने निर्देशों का पालन किया। उसके सामने एक स्टडस विंडो दिखाई दी। परियों के द्वार के शासक का विवरण। स्तर LVL 2। नाम आर्यन। आयु 17 वर्ष। शक्ति एंशिएंट वॉरियर रेल्म स्तर 8। विरासत ऋषियों के देवता। तकनीक राजहृदय तकनीक, देवताओं का मार्ग, 9 छाया कदम, उजाड़ हथेलियां, DESOLATEPALMS। महिला प्रिया, महिलाएं जाओ यान यान। वर्तमान अनुभव EXP 14/84। आर्यन, तो मुझे अनुभव कैसे मिलेगा? अवनी, EXP पाने के 3 तरीके हैं। 1. महिलाओं को जीतना। 2. अपनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना।
3. अपनी महिला के साथ दोहरी साधना। हर स्तर बढ़ने पर तुम्हें एक रहस्यमय उपहार मिलेगा और नई चीजें खुलेंगी। अब आर्यन समझ गया कि अवनी क्यों उसे अधिक महिलाएं खोजने पर मजबूर कर रही थी। जितनी अधिक महिलाएं होंगी उतनी ही तेजी से स्तर बढ़ेगा। आर्यन ने अपना स्तर 2 का इनाम लेने के लिए बटन दबाया। स्क्रीन पर उपहार दिखाई दिए। मज्जा गोलियां 3। ये आर्यन के लिए नहीं बल्कि प्रिया के लिए बहुत अच्छी चीज थी। सितार कमल 1। ये एक हथियार है जो पहले युद्ध के मैदानों में उपयोग किया जाता था। हालांकि ये क्षतिग्रस्त है, फिर भी ये स्तर 3 का आध्यात्मिक हथियार है। आर्यन ने इसे प्रिया को देने का सोचा क्योंकि ये उसकी संगीत तकनीक से मेल खाता था। स्वर्ग के आड़ू के बीज। ये फल साधक की शक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है और इसकी मिठास का कोई मुकाबला नहीं। इसे पकने में 100 दिन लगते हैं। स्तर 1 विकास सरई। ये औषधीय बगीचे में पौधों और फलों की वृद्धि को 50 गुना तेज कर सकती है। यानी 100 दिन में पकने वाला आड़ू अब केवल 2 दिन में पक जाएगा। अध्याय 43। तकनीक का अभ्यास। आर्यन ने सभी पुरस्कार प्राप्त किए। वे सभी सीधे परिद्वार के भंडारण में चले गए। इस परिद्वार की भंडारण क्षमता असीमित थी, जो आर्यन की स्टोरेज रिंग से कहीं बेहतर थी। चूंकि इसका सिद्धांत स्टोरेज रिंग के समान ही है और इसे कोई देख नहीं सकता, इसलिए ये आर्यन के लिए बहुत उपयुक्त था। मेरी पत्नी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा उपहार है। आर्यन ने फिर मज्जा शोधक गोलियां और सितार कमल निकाला और उन्हें प्रिया को सौंप दिया। प्रिया ने गोलियों की बोतलें और वो सितार लिया जो देखने में बहुत सुंदर था। प्रिया को पारंपरिक वाद्य यंत्र बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने संगीत से संबंधित तकनीकों को चुना था। आर्यन ने यह भी समझाया कि ये सितार कमल एक आध्यात्मिक हथियार था और इसमें विशेष शक्तियां थीं। प्रिया छोटी बहन, क्यों न मैं तुम्हें ये 2 तकनीकें सिखाऊं? मेरे साथ आओ। उसके बाद अवनी प्रिया को इन 2 नई तकनीकों का अभ्यास करने के लिए अभ्यास कक्ष में ले गई। क्या तुम्हारे पति हमारे साथ आना चाहते हैं? प्रिया ने आर्यन से अभ्यास कक्ष में चलने के लिए कहा। तुम दोनों पहले जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे पीछे आऊंगा। आर्यन उन दोनों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन पहले वो स्वर्ग के आड़ू के बीज बोना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से औषधीय उद्यान की ओर गया। औषधीय उद्यान में पहुंचकर आर्यन ने स्वर्ग के आड़ू के बीज बोने के लिए खाली जमीन की तलाश की। आर्यन अपनी विकास संरचना तकनीक को किसी भी समय सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता था। स्वर्ग के आड़ू के पौधे रोपने के बाद आर्यन प्रिया और अवनी के पास गया। आर्यन आखिरकार अभ्यास कक्ष में पहुंचा और देखा कि अवनी प्रिया को एक साधक बनने की बुनियादी बातों पर व्याख्यान दे रही थी। आर्यन आराम नहीं करना चाहता था, वो अपनी तकनीक का और अधिक अभ्यास करना चाहता था ताकि वो और भी परिपूर्ण हो सके। इन तीनों को पता ही नहीं चला कि पूरा एक दिन बीत चुका है और प्रिया ने सफलतापूर्वक दोनों तकनीकों के आधार पर महारत हासिल कर ली थी। प्रिया ने वो तकनीक आर्यन को दिखाई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपना नया खिलौना दिखा रही हो। आर्यन प्रिया के व्यवहार पर केवल मुस्कुराया। आर्यन प्रिया को उस स्थान से बाहर लाया। फिर उसने प्रिया को परिद्वार की 3 चाबियों में से एक दी। ये परिद्वार की चाबी महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार थी, क्योंकि इससे वे परिद्वार के अंदर और बाहर पूरी तरह से आ जा सकती थीं। ये परिद्वार की चाबी एक निशान के रूप में उभरी, जो प्रिया के बाएं हाथ पर दिखाई देता था। ये निशान तब दिखाई देता था जब प्रिया परिद्वार में प्रवेश करना चाहती थी या वहां से बाहर निकलना चाहती थी। जब आर्यन और प्रिया बाहर आए तो वे अभी भी बाहर होटल के कमरे में थे। आर्यन ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बज रहे थे। मेरे पति, मैं पहले नहाना चाहती हूँ। ये कहकर प्रिया तुरंत बाथरूम में चली गई और नहाने की तैयारी करने लगी। अपनी कुछ तकनीकों का अभ्यास करने के बाद आर्यन काफी थक गया था। वो बिस्तर पर लेट गया। जब आर्यन आराम कर रहा था तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। जब आर्यन ने फोन देखा तो पता चला कि वो उसका नहीं था। उसने देखा कि जो मोबाइल बज रहा था वो प्रिया का था। जब आर्यन ने उसे उठाया तो पता चला कि प्रिया को फोन करने वाली व्यक्ति रीना थी। आर्यन ने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा और देखा कि प्रिया नहा रही थी, इसलिए उसने फोन उठाने का फैसला किया। जैसे ही कॉल जुड़ी, प्रिया, तुम अभी कहाँ हो? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? फोन पर रीना का स्वर प्रिया की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित लग रहा था। टीचर रीना, अभी प्रिया मेरे साथ हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? प्रिया का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है? ये मैं हूं, आर्यन, और अभी प्रिया नहा रही है, इसलिए मैंने उसका फोन उठाया है। क्या तुम आर्यन हो? आर्यन, तुम कह रहे हो कि प्रिया नहा रही है? वास्तव में तुम दोनों अभी साथ में क्या कर रहे हो? आर्यन गलत बोल गया था, इसलिए रीना ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। भाग्य से प्रिया बाथरूम से बाहर आ गई थी और उसने तौलिया लपेटा हुआ था। प्रिया, टीचर रीना का फोन आया है, ये लो। आर्यन ने प्रिया को फोन थमा दिया। फोन लेने के बाद प्रिया को रीना ने जमकर डांटा, जिससे प्रिया बेबस हो गई।
भाग्य से प्रिया बहाने बनाने में माहिर थी ताकि रीना उस पर विश्वास कर सके। फोन कटने के बाद प्रिया ने शिकायत भरी नजरों से आर्यन की ओर देखा। आर्यन, ये तुम्हारी गलती है, मुझे रीना दीदी ने बहुत डांटा। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वैसे क्या तुम अपने घर जा रही हो? रीना दीदी ने मुझे जल्दी घर आने को कहा है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इसके बाद प्रिया ने तुरंत अपने पुराने कपड़े पहन लिए। जब प्रिया कपड़े बदल रही थी, आर्यन की नज़र एक पल के लिए भी उसके शरीर से नहीं हटी। प्रिया को आर्यन के सामने निर्वस्त्र होने में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में प्रिया तैयार हो गई। आर्यन फिर तुरंत प्रिया को उड़ाकर ले गया, क्योंकि ये पैदल चलने की तुलना में कहीं तेज था। अंत में आर्यन और प्रिया लड़कियों के छात्रावास के मुख्य गेट पर पहुंचे। पति, बस यहीं तक। प्रिया फिर छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़ी और आर्यन को चूम लिया। आर्यन प्रिया के इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। प्रिया, मेरे असली पति, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती हूं। ये स्वाभाविक था, क्योंकि प्रिया को लगा कि वे दोनों अभी अभी करीब आए हैं और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। आर्यन, क्या तुम कहती हो, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम परिद्वार में प्रवेश कर सकती हो। हम जहां भी हों, किसी भी समय मिल सकते हैं। आज रात नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूं। मैं अभ्यास से काफी थक गई हूं। पति, कल फिर मिलते हैं। ये कहकर प्रिया आर्यन की बाहों से निकली और छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रिया ओझल हो गई तो आर्यन ने वहां से जाने का फैसला किया और वो भी आराम करने के लिए तुरंत होटल लौट आया। अध्याय 44 स्वादिष्ट आड़ू। अगले दिन आर्यन यानी येचैन स्कूल जाने के लिए निकला। कल रात प्रिया को घर छोड़ने के बाद आर्यन वापस आकर अपने कमरे में सो गया था। आज का मौसम बहुत ही सुहावना और सुंदर था। लोग भी जीवन की जरूरतों के लिए पैसा कमाने के वास्ते अपने काम पर निकलने लगे थे। स्कूल के पास पहुंचते ही अचानक आर्यन को कुछ लोगों ने रोक लिया। ये लोग लोहे के पाइप और डंडे लिए हुए थे। क्या तुम आर्यन हो? जिस व्यक्ति ने आर्यन से बात की, उसके सिर का पूरा हिस्सा पट्टियों में लिपटा हुआ था, जैसे कोई चलता फिरता ममी हो। आर्यन को यह देखकर लगभग हंसी आ गई। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। आर्यन ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम आर्यन हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। पट्टियों वाले उस आदमी ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मैं आर्यन हूं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आर्यन ने अपना आपा खो दिया और उन बदमाशों को चुनौती दी। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से इस आदमी के पैर तोड़ दो। मम्मी जैसी पट्टी वाले आदमी ने अपने उन दो आदमियों को आदेश दिया जो आर्यन को मारने के लिए हथियार लिए खड़े थे। धड़ाम! इससे पहले कि पट्टी वाला आदमी हंस पाता, आर्यन ने उसके सिर पर इतनी जोर से वार किया कि वो कुछ मीटर दूर जाकर बिजली के खंभे से टकरा गया। बाकी दो बदमाश बस अपने बॉस को पिटते हुए देखते रह गए। उन्होंने तुरंत लोहे के पाइप और लकड़ी की छड़ी से आर्यन पर हमला किया। तड़ 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 तड़। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से आर्यन को पीट रहे थे, यहां तक कि लोहे का पाइप मुड़ गया और लकड़ी टूट गई। दोनों अपराधी मुड़े हुए पाइप और टूटी लकड़ी को देखकर डर गए। हैरानी की बात यह थी कि आर्यन अभी भी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। ओह, मसाज काफी आरामदायक थी, अब यहां से दफा हो जाओ। आर्यन ने उन दोनों बदमाशों के कॉलर पकड़े और उनके सिर एक दूसरे से जोर से टकरा दिए। वे दर्द से कराह उठे। फिर आर्यन उस पट्टी वाले आदमी के पास गया। उसकी पट्टी खुल चुकी थी और उसका असली चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा आर्यन के लिए जाना पहचाना था। हालांकि चेहरा सूजा हुआ था, फिर भी आर्यन को याद आ गया कि ये वही सुनहरे बालों वाला आदमी था जिसने प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी में उससे पंगा लिया था। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? आर्यन ने उसके बाल पकड़कर पूछा। भाई, दादाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुषार ने तुम्हें पीटने के लिए कहा था। तुषार? आर्यन बुड़बुड़ाया। पता चला कि प्रिया के पीछे पड़ने वालों में से एक कल उसकी क्लास में था। आर्यन ने उसे कल चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है तुषार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में देखूंगा, मैं उस व्यक्ति को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। प्रिया अब उसकी पत्नी थी। आर्यन दूसरों को उसके बारे में बुरा सोचने भी नहीं देगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन भविष्य में अगर तुमने फिर से परेशानी खड़ी की तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बचेगा। आर्यन ने उन्हें छोड़ दिया और स्कूल की ओर चल दिया। आर्यन के जाने के बाद वे बदमाश उठे। बॉस, अब हम क्या करें? छोड़ दें। उसने जो हमारे साथ किया, उसके बाद मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? सुनहरे बालों वाले आदमी के कई दांत टूट चुके थे। चलो वापस चलते हैं, मैं इस समस्या के लिए बिग वुल्फ बड़े भाई से बात करूंगा। इसके बाद वे लड़खड़ाते हुए वहां से चले गए। कुछ मिनटों बाद आर्यन बिना किसी रुकावट के अपनी क्लास में पहुंच गया।
प्रिया पहले ही पहुंच गई थी और किताब पढ़ रही थी। पत्नी, आर्यन ने पुकारा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। आह, आर्यन, मुझे सबके सामने ऐसे मत बुलाओ। प्रिया चौंक गई। ठीक है प्रिया, तो क्या तुम्हें एक साधक होने की आदत हो गई है? हाँ, मुझे ये पसंद है। आज सुबह जब मैंने किताब पढ़ने की कोशिश की तो सिर्फ एक बार पढ़ने पर ही मुझे सब कुछ साफ याद हो गया। ये अच्छी बात है। वैसे क्या टीचर रीना को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला? ये तुम्हारी गलती है। मुझे आधे घंटे से ज्यादा डांट पड़ी। शुक्र है कि मैंने कोई बहाना ढूंढ लिया, प्रिया ने शिकायत की। अगर बहाना नहीं मिलता तो क्या होता? आर्यन ने पूछा। छोड़ो उसे। वैसे आर्यन, तुम्हारा और टीचर रीना का रिश्ता काफी खास लगता है। कल उन्होंने तुम्हें अपने पर्सनल रूम में बुलाया था ना? मेरा रिश्ता रीना के साथ सिर्फ शिक्षक और छात्र का है। तो बताओ, कल तुमने उनके रूम में क्या किया? प्रिया ने सवाल किया। आर्यन थोड़ा उलझ गया। वो सच बताने से डर रहा था कि टीचर रीना के साथ लंच किया था, जबकि प्रिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी और उसका अपहरण हो गया था। प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे। तो तुम मुझसे सच नहीं बताओगे? आखिरकार आर्यन को सच बताना पड़ा। प्रिया हंसने लगी। हा 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 हा, तो बस साथ में लंच था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने करीब हो। वो सिर्फ इलाज करने का इनाम था प्रिया। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ खाना बनाने के लिए था। टीचर रीना किसी भी पुरुष के साथ खाना नहीं खाती। वे तो बड़े बड़े लोगों के प्रस्ताव ठुकरा देती हैं। मेरा मतलब है, शायद टीचर रीना के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। असंभव, वे मुझे सिर्फ शिक्षक मानती हैं। आर्यन ने याद किया कि उन्होंने कभी प्यार की बात नहीं की। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। महिलाएं बहुत जटिल होती हैं। प्रिया मुस्कुराई। आर्यन, मुझे खुशी है कि तुम ईमानदार रहे। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हारी कोई और महिला हो। बस तुम हमेशा मुझसे प्यार करना। तभी अवनी की आवाज उसके मन में गूंजी। स्वामी, क्या ये महान नहीं है? प्रिया मान गई है। ये तुम्हारा काम नहीं है, आर्यन ने मन में कहा। दोपहर में रीना क्लास लेने आने वाली थी। लंच ब्रेक के दौरान प्रिया को एक मैसेज मिला। किसका है? आर्यन ने पूछा। ये टीचर रीना का है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें अभी उनके रूम में जाना चाहिए, कोई जरूरी काम है। प्रिया ने आर्यन को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो चाहती थी कि रीना भी आर्यन की महिला बन जाए, ताकि वो उसके दादाजी को रिपोर्ट न कर सके। प्रिया के दादाजी बहुत सख्त थे। आर्यन रीना के रूम में पहुंचा। खाना सजा हुआ था, लेकिन रीना चुप थी और शर्म से लाल थी। कल के अप्रत्यक्ष चुंबन की याद उसे सता रही थी। खाने के बाद आर्यन वापस अपनी क्लास में आया और प्रिया से मिला। क्लास खाली थी तो आर्यन ने उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? प्रिया ने पूछा। आज मैं खाना लाई हूं, चलो साथ खाते हैं। वे एक सुनसान जगह पर गए और परिद्वार के अंदर चले गए। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वे एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तभी आर्यन को याद आया कि उसने कल स्वर्ग के आड़ू लगाए थे। वे अब बड़े पेड़ बन चुके थे और उनमें बड़े बड़े फल लगे हुए थे। आर्यन ने 5 फल तोड़े और प्रिया के पास ले गया। ये कौन सा फल है पति? इसे स्वर्ग का आड़ू यानी पैराडाइज पीच कहते हैं। चलो आजमाते हैं। प्रिया ने उसे छीला। फल में कोई गुठली नहीं थी। आर्यन ने एक टुकड़ा खाया। ये बहुत ही मीठा और ताज़ा था। पत्नी, तुम भी चखो। दोनों ने मिलकर 5 फल खा लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा मन बार बार खाने का मन कर रहा है। आर्यन को एक विचार आया। अगर वो इन फलों को बेचे तो उसे बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन किसे बेचे? उसने सोचा, क्यों ना उस महिला से मदद मांगूं। उसके संबंध अमीर लोगों से जरूर होंगे। अचानक अवनी प्रकट हुई। प्रिया बहन, क्या आपने स्वर्ग का आड़ू खाया? ये बहुत ही दुर्लभ है। देवताओं की दुनिया में भी इसके सिर्फ 3 पौधे थे। इसका स्वाद बेमिसाल है। आर्यन अब समझ गया कि इसमें बीज क्यों नहीं थे, क्योंकि इसे साधारण तरीके से नहीं उगाया जा सकता था। इसीलिए ये इतना दुर्लभ था। अध्याय 45। माधुरी से मुलाकात। आर्यन और प्रिया परिद्वार से बाहर निकलने के बाद हमेशा की तरह क्लास में चले गए। जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो आर्यन और प्रिया स्कूल से बाहर निकल आए। स्कूल से लौटने के बाद आर्यन का इरादा स्वर्ग के आड़ू बेचने का था। आर्यन ने कुल 25 आड़ू तोड़े थे, जिन्हें उसने एक डिब्बे में रख लिया। आर्यन ने अपने लिए फल नहीं बचाए, क्योंकि वो जानता था कि स्वर्ग के आड़ू बहुत तेजी से फल देते हैं। इसलिए उसे स्टॉक खत्म होने का कोई डर नहीं था। रास्ते में कई महिलाएं हमेशा आर्यन को देखती और कभी-कभी उसकी ओर इशारा करती थीं। यहां तक कि कुछ लड़कियों ने तो पास आकर उसका संपर्क विवरण मांगने की हिम्मत भी की। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि इतना लोकप्रिय होना काफी परेशानी भरा हो सकता है। सौभाग्य से आर्यन ने तुरंत एक टैक्सी रोकी और उन महिलाओं के जाल से निकल गया।
10 मिनट की यात्रा के बाद आर्यन आखिरकार माधुरी की कंपनी की शाखा के भवन पर पहुंचा। माधुरी की कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि शाखा कार्यालय की इमारत भी बहुत ऊंची और भव्य थी। आर्यन इमारत में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 अधेड़ उम्र के गार्डों ने उसे तुरंत रोक दिया। ये दोनों गार्ड इस ऑफिस के सुरक्षा गार्ड लग रहे थे। तुम्हें इस ऑफिस में क्या काम है? उन दोनों गार्डों में से एक ने पूछा। मैं यहां सुश्री माधुरी से मिलने आया हूं, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन ने दोनों गार्डों से जोर देकर कहा कि वो माधुरी से मिलना चाहता है। क्या तुम्हारी प्रेसिडेंट माधुरी से मिलने की पहले से कोई अपॉइंटमेंट है? आर्यन: नहीं, सुश्री माधुरी के साथ मेरी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्षमा करें, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि तुम काफी संदिग्ध लग रहे हो। दोनों गार्डों को आर्यन पर संदेह था। ऊपर से आर्यन द्वारा उठाया गया वो बड़ा डिब्बा शायद इस जगह की सुरक्षा के लिए कुछ खतरनाक हो सकता था। मैं अभी सुश्री माधुरी से मिलना चाहता हूं, इसलिए कृपया रास्ते से हट जाओ। आर्यन ने उन दोनों गार्डों को शालीनता से हटने को कहा। हमने बिना हिंसा से बात करने की कोशिश की। अगर तुम जिद करोगे तो हम हिंसा का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। गार्ड ने आर्यन को डराने की कोशिश की। आर्यन ने इस बार अपनी भौहें सिकोड़ी क्योंकि वो गार्डों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं था। क्या वो कोई बुरा व्यक्ति दिख रहा था? ये देखकर कि आर्यन का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है, दोनों गार्डों ने अपने डंडे निकाल लिए। गंदे लड़के, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों गार्ड आर्यन को पीटने के लिए तैयार हो गए। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को फर्श पर रखा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम प्रवेश द्वार को रोक रहे हो? जब आर्यन और वे दोनों गार्ड लड़ने ही वाले थे, तभी उनके पीछे से एक महिला की गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। जब उन तीनों ने मुड़कर देखा तो उन्होंने पेशेवर कपड़ों में एक सुंदर महिला को देखा। इस महिला को निश्चित रूप से आर्यन जानता था। ये माधुरी थी, वही व्यक्ति जिससे आर्यन मिलना चाहता था। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि माधुरी इस समय बाहर ही होगी। अगर आर्यन को पता होता तो वो इन बेकार गार्डों के साथ बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। प्रेसिडेंट माधुरी, क्या आप मुझे जानती हैं? आर्यन ने माधुरी से बात की। क्षमा करें, मैं आपको नहीं जानती। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं? अपनी याददाश्त में खोजने के बाद भी माधुरी को इस सुंदर व्यक्ति से मिलने की बात याद नहीं आई। लड़के, तुमने अभी प्रेसिडेंट माधुरी की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानती, इसलिए जल्दी करो और अभी इस जगह से निकल जाओ। गार्ड आगे आया और आर्यन को भगाने की कोशिश करने लगा। आर्यन नाराज नहीं था कि माधुरी को याद नहीं आ रहा था। दरअसल उस समय आर्यन ने अपना रूप बदला हुआ था, इसलिए उसका असली चेहरा माधुरी से पूरी तरह छिपा हुआ था। सुश्री माधुरी, मैं आर्यन हूं, वही व्यक्ति जिसने आपको जिलाओ कंगन बेचे थे। आर्यन ने माधुरी को याद दिलाने की कोशिश की। क्या तुम वही आर्यन हो जो प्रदर्शनी में था? माधुरी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। माधुरी हमेशा उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक रहती थी जिसने उसे कंगन बेचे थे, क्योंकि वो बहुत रहस्यमयी था। लेकिन आज उसे उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति उसके सामने होगा, और वो भी इतना सुंदर युवक। मुझे खुशी है कि सुश्री माधुरी को मैं अब भी याद हूं। आर्यन ने थोड़ा हंसा, फिर उन दोनों गार्डों की ओर तिरस्कार से देखा। दोनों गार्डों के शरीर से पसीना छूटने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये युवक चेयरमैन माधुरी को जानता होगा। अगर इस लड़के ने माधुरी से शिकायत कर दी तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो श्रीमान आर्यन, आपको मुझसे क्या काम है? माधुरी ने पूछा। मैं आपके साथ व्यापार करने की कोशिश करना चाहता हूं, क्या आप इसमें रुचि रखेंगी? आर्यन ने पूछा। तो फिर चलिए अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं। माधुरी ने आर्यन को इमारत के अंदर आने का निमंत्रण दिया। आर्यन ने अपना डिब्बा उठाया और माधुरी के पीछे पीछे प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। दोनों गार्डों ने आखिरकार चैन की सांस ली, क्योंकि माधुरी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें लगा कि उनके दिल का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन माधुरी, जो प्रवेश द्वार की ओर जा रही थी, अचानक रुकी और पीछे मुड़कर देखा। तुम दोनों को आज से आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाला जाता है। तुम अभी ऑफिस में अपनी वर्दी वापस कर सकते हो। इसके बाद माधुरी तुरंत आर्यन के साथ चली गई। दोनों गार्ड पहले तो खुश थे कि उन्हें डांट नहीं पड़ी, लेकिन माधुरी के मुंह से ये शब्द सुनते ही उन पर जैसे बिजली गिर गई। उन्हें अपनी बदकिस्मती पर पछतावा होने लगा। इस जगह पर एक सुरक्षा गार्ड का मूल वेतन बहुत अधिक था, $1500 प्रति माह, और बोनस अलग से, जबकि दूसरी जगहों पर यह केवल $500 था। दोनों गार्ड उदास मन से अपनी वर्दी सौंपने के लिए सुरक्षा ऑफिस की ओर चल दिए। अध्याय 46 व्यापार। जब आर्यन यानी ये चन और माधुरी यानी लियू युए इमारत में दाखिल हुए तो आर्यन ने देखा कि जो भी कर्मचारी मिल रहा था वो माधुरी का अभिवादन कर रहा था।
कई कर्मचारी माधुरी की सराहना इसलिए करते थे क्योंकि उनकी नेतृत्व शैली उत्कृष्ट थी और उन्हें हर साल बोनस भी मिलता था। चूंकि वे इस कंपनी के कर्मचारी थे, इसलिए माधुरी के नेतृत्व में वे वास्तव में बहुत समृद्ध थे। कुछ कर्मचारियों ने आर्यन पर भी ध्यान दिया, जो एक सुंदर युवक था और प्रेसिडेंट माधुरी के पीछे एक चलता फिरता डिब्बा ले जा रहा था। माधुरी का कार्यालय इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए वहां पहुंचने में कुछ समय लगा। जब आर्यन ने माधुरी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने लगभग 50 वर्ग मीटर का एक बहुत ही विशाल कमरा देखा, जिसका आंतरिक हिस्सा अत्यंत शानदार था। इस कमरे में घर जैसी सभी सुविधाएं थीं, ये ऑफिस कम और घर ज्यादा लग रहा था। श्रीमान आर्यन, इससे पहले कि मैं आपके लिए पेय पदार्थ बनाऊं, कृपया बैठिए। माधुरी ने आर्यन को कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर वो खुद कॉफी मशीन के पास कॉफी बनाने चली गईं। यदि बाहर के कर्मचारियों को पता चलता कि उनकी सबसे सम्मानित प्रेसिडेंट 20 साल से कम उम्र के एक युवक के लिए कॉफी बना रही हैं, तो वे दंग रह जाते, क्योंकि इस कंपनी के कर्मचारी शहर में माधुरी की मजबूत स्थिति के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि दूसरी कंपनियों के बड़े बॉस, जो बहुत अभिमानी होते थे, वे भी माधुरी के साथ साझेदारी करते समय अपने शिक्षक से डरे हुए बच्चों की तरह आज्ञाकारी बन जाते थे। इसका कारण काफी सरल था। माधुरी के मुंह से निकला एक शब्द किसी भी बड़े बॉस की कंपनी का भविष्य तय कर सकता था। इस शहर की नंबर 1 कंपनी होने के नाते माधुरी की कंपनी शहर के आर्थिक पहिए का पूरा लाभ उठाती थी, इसलिए व्यापारिक मामलों में हर कोई माधुरी की कंपनी जैसा बनना चाहता था। यहाँ तक कि शहर के मेयर को भी माधुरी को सम्मान देना पड़ता था। माधुरी ने मेज पर 2 कप कॉफी रखी, एक अपने लिए और एक आर्यन के लिए। श्रीमान आर्यन, पीजिए। माधुरी ने आर्यन की ओर देखकर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। ऐसा मत कहिए माधुरी, आपको बहुत अधिक औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे केवल आर्यन कह सकती हैं। ओह, ठीक है आर्यन, तुम भी मुझे माधुरी कह सकते हो। तुम्हें भी मेरे साथ बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तो आर्यन, तुम मेरे साथ क्या व्यापार करना चाहते हो? माधुरी ने पूछा कि आर्यन अचानक व्यापार की बात क्यों कर रहा था। माधुरी की नज़र में आर्यन एक काफ़ी शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्ति था। यहाँ तक कि उसकी दादी जी, जो लंबे समय से बीमार थीं, वे भी आर्यन की मदद से कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थीं। उस समय पेशेवर डॉक्टरों ने भी उसकी दादी जी के मामले में हाथ खड़े कर दिए थे, जिससे माधुरी बहुत निराश हो गई थी। लेकिन आर्यन से मिलने और जिल्लाओ कंगन खरीदने के बाद अंततः उसकी दादी जी की समस्या हल हो गई। कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी इसे एक चमत्कार माना। इसलिए माधुरी आर्यन की बहुत आभारी थी। वो जानती थी कि आर्यन ने जो कंगन बेचा था, उसकी कीमत उस समय तय की गई कीमत से सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए थी। मैं यहाँ आपसे अपने कुछ चीज़ें बिकवाने के लिए आया हूँ। आर्यन ने कहा कि वो चाहता है कि माधुरी उसका सामान बेचे। मैं तुम्हारे लिए क्या बेचना चाहूंगी? माधुरी को आश्चर्य हुआ कि आर्यन के पास क्या हो सकता है। क्या ये जिल्लाओ कंगन जैसा कोई जादुई सामान होगा? यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत महंगा बिकेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए ये आड़ू बेचें। आर्यन ने वो डिब्बा खोला जो वो साथ लाया था। उसमें लगभग 25 आड़ू थे। इस बार माधुरी के हक्का बकते रहने की बारी थी। आर्यन इतनी दूर से यहाँ केवल आड़ू बेचने आया था? वो फल बेचने के लिए बाजार क्यों नहीं गया? आर्यन, अगर तुम आड़ू बेचना चाहते हो तो सीधे बाजार क्यों नहीं गए? माधुरी ने थोड़ा सिर चकराते हुए पूछा। लेकिन ये फल दूसरों से अलग है, इसका स्वाद वास्तव में असाधारण है। आर्यन ने उन आड़ूओं की विशेषता समझाई। असाधारण? क्या आड़ू का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है? माधुरी को लगा कि आड़ू तो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक खातिर क्यों नहीं देखती? आर्यन ने एक स्वर्ग का आड़ू माधुरी को थमाया। माधुरी ने फल लिया और देखा कि यह सामान्य आड़ू से थोड़ा बड़ा था। उसने चाकू लिया, फल को काटा और छिलका उतारना शुरू किया। टुकड़ा करने के बाद माधुरी ने एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने इसका स्वाद महसूस किया, ये वास्तव में बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। गले से नीचे उतरते ही शरीर में ताजगी महसूस होने लगी। माधुरी ने अपने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। उसने तुरंत दूसरा टुकड़ा लिया और देखते ही देखते पूरा फल खत्म कर दिया। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के आड़ू ने वास्तव में अपना जादू दिखा दिया। यहाँ तक कि माधुरी भी इसकी आदी हो गई। ये सच था कि माधुरी वास्तव में स्वर्ग के आड़ू के स्वाद की दीवानी हो गई थी। केवल एक बार चखने के बाद वो संतुष्ट नहीं थी। वो आर्यन के डिब्बे में रखे आड़ूओं को देखने लगी। आर्यन, क्या मैं आपसे 2 और आड़ू मांग सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ कि मैं वो सब करूंगी जो आप चाहते हैं।
माधुरी आर्यन के पास आई और उसके कान के पास बहुत कोमल और मोहक आवाज में ये कहा। वो अब एक प्रतिष्ठित महिला होने की परवाह नहीं कर रही थी, उसे बस और आड़ू चाहिए थे। आर्यन पल भर में माधुरी के इस बदलाव को देखकर लगभग सुध-बुध खो बैठा। कहाँ वो एक प्रतिष्ठित महिला थी और कहाँ इस तरह छेड़खानी करने लगी। यहाँ तक कि माधुरी ने वो सब करने का वादा किया जो वो चाहता था। आर्यन कल्पना करने लगा कि इस बिजनेस क्वीन को अपने बिस्तर पर ले जाए, लेकिन आर्यन ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपने गंदे विचारों को त्याग दिया। वो यहाँ व्यापार करने आया था, वो सब करने नहीं। ठीक है, मैं आपको 2 और दूंगा, लेकिन वादा कीजिए कि आप इन्हें अमीर लोगों को बेचने में मेरी मदद करेंगी। आर्यन ने अपनी शर्त रखी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, माधुरी ने तुरंत उत्तर दिया ताकि उसे आड़ू मिल सकें। आर्यन ने 2 आड़ू माधुरी को दे दिए। धन्यवाद आर्यन। माधुरी को एक छोटी बच्ची की तरह अपनी पसंदीदा कैंडी मिलते देख आर्यन मुस्कुरा उठा। तो आप इन आड़ुओं को कैसे बेचने वाली हैं? आर्यन ने पूछा। तुम सही समय पर आए हो। आज हमारी कंपनी कुछ सामानों की नीलामी कर रही है और हम उस नीलामी में भी इस फल का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कैसे करूं? आर्यन ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरे पास अपनी योजना है। चलो पहले सब कुछ तैयार कर लेते हैं। माधुरी ने आड़ुओं को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर आर्यन को उस स्थान पर ले गईं जहां नीलामी होने वाली थी।